हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 75 डे चैलेंज सीरीज कर रहे हैं, जहां हम लोग यूपीएससी के डिफरेंट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हुए हैं उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और इसमें हम लोग सीसेट और करंट अफेयर्स के भी 5-5 क्वेश्चन डेली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आपको 3 क्वेश्चन रिवीजन के भी हैं हर टॉपिक से। जैसे एक जो सब्जेक्ट चल रहा होगा, जो टॉपिक चल रहा होगा, उसके एक क्वेश्चन होते हैं, एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं और एक सीसेट के क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर देने होते हैं। जो डे वन में जो क्वेश्चन थे 3, उसके आज हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, फिर आज भी 3 आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। इस 3 क्वेश्चन के बस 2 लोग आंसर दिए हैं अभी तक। ठीक है, टिल नाउ ओनली 2 पीपल्स गेव द आंसर। वन इज़ द ऊर्जा है और एक नीलू भाई करके हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसका आंसर दे सो दैट आपको समझ में तो आएगा कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और जो टॉपिक चल रही है उसी पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया पे मिल जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसा आंसर में कहीं पे भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या आप टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द डे 2। और आज जो हम लोग करेंगे प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, बेसिक आज जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है ना। और स्टेटमेंट क्या है? इट्स अबाउट द राइट एंड ड्यूटीज। राइट क्या है? इसमें है कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स आर प्रिविलेजेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। ठीक है, राइट एक प्रिविलेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है। राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स जो है वो सिटीजन क्लेम कर सकता है स्टेट पे, है ना। ठीक है, आपका सिटीजन जो है आपको स्टेट पे क्लेम कर सकता है कि ये मेरा राइट है। राइट्स आर प्रिविलेजेज ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी। कुछ लोगों को, तो फ्यू वाला तो होगा नहीं, है ना। राइट जो है कुछ लोगों को प्रिविलेज मिली हुई है ना। अगेंस्ट मेनी, बहुत लोगों के विरुद्ध में कुछ लोगों को प्रिविलेज मिला हुआ है, ये होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद राइट आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट। स्टेट क्लेम करेगा, है ना। ये आपको सिटीजन का क्लेम होता है ना। नागरिकों के विरुद्ध राज्य का दावा नहीं है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों का दावा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फिर क्या है कि राइट एक ऐसी विशेषाधिकार है, प्रिविलेजेज है, राइट्स आर प्रिविलेजेज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट में इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, एंड द जो बेस्ट इसमें आंसर होगा वो राइट आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। आपका स्टेट के विरुद्ध में जो सिटीजन की क्लेम है वो होती है राइट्स। यू कैन थिंक अबाउट द फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट्स की डिफिनेशन आपको एनसीईआरटी में जो दी हुई है कि अ राइट इज इसेंशियली एन एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। इट डिनोट्स व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू एज अ सिटीजन, एज इंडिविजुअल एंड एज ए ह्यूमन बीइंग। राइट्स क्या कहता है? ये डिनोट करता है कि हमें एज ए सिटीजन, एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग क्या चाहिए, किसके लिए इंटाइटल्ड हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ठीक है, सो आंसर राइट्स आर क्लेम्स, ये एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। एक इशू जा रही है, देयर आर सम पीपल्स जिनको जो इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम से हैं, और देयर आर सम पीपल वो हिंदी मीडियम से हैं। तो हिंदी मीडियम वाले की डिमांड है कि आप एक्सप्लेनेशन हिंदी में दें और इंग्लिश मीडियम की टीचिंग जो है सो इंग्लिश में हो। ठीक है, तो दोनों को इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर हिंदी और इंग्लिश। सो explanation is given in English only. So the English medium people can see the explanation in PDF. Okay, जो वहाँ पे हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रही है, द हिंदी मीडियम पीपल कैन मेक अ रनिंग नोट जो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो लैंग्वेज मेरी जो होगी वो आपको मिक्स लैंग्वेज होगी, समटाइम हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज। ठीक है, सो आप इसको थोड़ा सा इसको मैनेज कर लें। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों की सेपरेट वीडियो बनाई जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन गेव द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश इन PDF, एंड मैं अभी यहाँ पे हिंदी का ज़्यादा यूज कर देता हूँ सो दैट कि दोनों पीपल जो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम दोनों को बेनिफिट मिल जाए। ओके,
अगला क्वेश्चन है राइट और ड्यूटीज के बारे में है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट और ड्यूटीज के बीच में करेक्ट। अब राइट क्या है, आपका क्या अधिकार है और आपका क्या कर्तव्य है। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो होती है वहां पे स्टेट प्रोवाइड्स राइट, आपको स्टेट अधिकार देता है एंड लेज डाउन ड्यूटीज फॉर द सिटीजन, और सिटीजन के लिए ड्यूटीज कुछ देता है सो दैट कि आपकी ड्यूटीज है कुछ। आप अगर जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ स्टेट पे सोचोगे, है ना, तो काम नहीं चलेगा। अगर सोसाइटी को पीसफुली रहनी है, कोई पीसफुली अगर रहनी है, कोई पीसफुली कोएग्जिस्ट करनी है सोसाइटी को, तो आपको स्टेट की राइट भी जरूरत है और सिटीजन को अपनी कर्तव्य को भी निर्वहन करनी है। सो दे हैव टू फॉलो द ड्यूटी, दे हैव टू कंप्लीट द ड्यूटीज, है ना, कि आप पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। अब देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन है। राइटर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज, है ना, दोनों एक दूसरे रिलेटेड है। अगर आपको कुछ राइट चाहिए तो आपको कुछ ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अब अगला बाकी भी देख लेते हैं कि राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी। राइट सोसाइटी से इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है? आपकी कोई भी जो अधिकार है वो सोसाइटी से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है ना। और आप सिर्फ राइट आपको चाहिए, ड्यूटीज आप कुछ नहीं करोगे, है ना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। राइट नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। किसी सिटीजन की पर्सनालिटी को एडवांसमेंट के लिए सिर्फ राइट जरूरत है? नहीं, आपको ड्यूटीज भी है। ड्यूटीज है कि अगर ड्यूटीज है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर ड्यूटीज है कि दूसरे के रिलीजन पे भी टॉलरेंस होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। और राइट क्या है कि आपको स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ड्यूटीज। जैसे मान लीजिए कि अगर टैक्स की है ना। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ड्यूटीज नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी। स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए ड्यूटी जरूरत है, नहीं स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए कि सिर्फ आप ही कर्तव्य करो, ऐसा नहीं होता है। सो ये भी गलत है। सो द आंसर जो बेस्ट पॉसिबल है वो राइट आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। राइट अगर तभी मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जब आप ड्यूटीज करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान के आर्टिकल किसमें, कौन सी आर्टिकल है? 326 में। 326 में क्या बात हुई है? बात ये हुई है कि हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा हो या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हो, वहां पे जो वोटिंग होगी एडल्ट सफरेज के बेस पे, है ना, एडल्ट सफरेज के बेस पे। अब इसमें क्या है कि हर स्टेट में जहां भी होगा इलेक्शन एडल्ट सफरेज पे होगा। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसके बाद में क्या हो गया? 18 साल हो गया एज। ये कब हुई थी? 21 से 18। 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 21 साल पे के लोगों को पहले वोट देनी थी, है ना, अब उसको 18 साल कर दिया गया है। तो ये जो आपके आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है, तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, कि अगर कोई भी इलेक्शन जो होगी, लोकसभा की इलेक्शन हो या स्टेट असेंबली की इलेक्शन हो, ये जो भी होगी एडल्ट सफरेज पे होगी। मतलब क्या हो गया एडल्ट सफरेज? एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो 18 साल की उम्र तक होगा, है ना, वो क्या कर सकता है? वो वोट दे सकता है। क्लियर? समझ में आया? और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि वो आपको इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको लिखा हुआ है 1995 में ये क्वेश्चन पूछा था। सो आपको पूरी प्रीएम्बल लिखा हुआ था और वहां पे ये लिखा था कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस, यहाँ पे डेट था, दिस डेट डू हेयर वाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये दिया था, तो कौन सी डेट लिखी हुई थी? तो अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो कितना हो गया? 26 नवंबर 1949, ठीक है। सो 26th day of November 1949, ठीक है। सो ये जो प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ
एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट, क्या प्रमोट करना है, अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको ऐड हुआ है यूनिटी ऑफ द नेशन, और दो क्या ऐड हुआ है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, एक ही बार इसको अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के में। ठीक है, जहां पे इसमें आपको ऐड किया गया हुआ है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। समझ में आ गया? तो ये हो गया 26 नवंबर, यहां पे लिखा हुआ है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको मैंने दे दिया है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ऑब्जेक्टिव नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपकी प्रीएम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो नॉट कौन सा होगा? इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। माइंड किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का माइंड क्या है, कौन सा है? प्रीएम्बल है कि फंडामेंटल राइट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि तो फंडामेंटल ड्यूटीज है? बेरूबेरी केस होती है एक, है ना, डिटेल में नहीं जाते हैं बेरूबेरी में, बाद में पढ़ लेंगे। बेरूबेरी केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। ठीक है, सो प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, तो आंसर तो ये हो गया, है ना। ठीक है, यहां पे निर्माता जो थे, इनके मेकर्स जो थे, उनकी माइंड कैसी थी, वो कैसी कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, वो आपको प्रीएम्बल बताता है। लेकिन बेरूबेरी यूनियन केस में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अगर पार्ट ही नहीं है तो इन्फोर्सेबल नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, तो बेरूबेरी यूनियन में ये हुआ। लेकिन केशवानंद भारती केस जो होती है, केशवानंद भारती में कहते हैं कि प्रीएम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन 1995 में जो आपकी एलआईसी इंडिया की केस होती है, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेज एलआईसी की जो केस होती है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रीएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बट एलआईसी में क्या कहता है? इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। आप इसको लेके जा नहीं सकते हो कोर्ट में। ठीक है, क्लियर, समझ गए? तो ये प्रीएम्बल होगा। ठीक है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपकी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि द प्रीएम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये पूछ दिया आपसे कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो गया। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट सेम होगा, सेम है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ये आप समझो, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बट नो लीगल इफेक्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पे इसमें सीधा कहा है कि लीगल इफेक्ट नहीं है, यहां पे इसने सीधे कहा है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन लीगल इफेक्ट नहीं है। और यहां पे क्या है कि बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, बाकी जो पार्ट्स हैं उससे इंडिपेंडेंटली इसको लेकर के नहीं जा सकते हैं, सिर्फ प्रीएम्बल को लेकर नहीं जा सकते हैं। बट एज दिस इज द माइंड ऑफ द मेकर्स, है ना, की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, तो इसको इंडिपेंडेंटली आप नहीं ले सकते, अलग से नहीं लेके जा सकते हैं इन्फोर्स करने कोर्ट ऑफ लॉ में, बाकी किसी और पार्ट के साथ ले जा सकते हो। सो द आंसर इज डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। आपने देखा है कि आपको जो इसमें बात की गई है प्रीएम्बल में कि जस्टिस, किस तरह की जस्टिस की बात की गई है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है। अब क्या है, तो प्रीएम्बल में तो है ही
तो ये तो आपको आंसर्स होंगे नहीं, तो प्रियम्बल में है। अब ये बात करनी है कि फंडामेंटल राइट में क्या इकोनॉमिक जस्टिस की बात हुई है, क्या डीपीएसपी में बात हुई है? तो आपको मैं बताऊं, इसमें आपको पता होगा कि हमारे संविधान की जो आर्टिकल 38 है वहां पे लिखा हुआ है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, और वहीं पे लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, वहां पे बात किया गया है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो आर्टिकल 38 में भी स्टेट को यह किया गया है कि वेलफेयर ऑफ पीपल करे और लोगों को सिक्योर करे, है ना, कि जिससे कि उनको आपको जस्टिस मिले, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, तो प्रियम्बल और ये 38 किस में आ जाएगा? डीपीएसपी में आ जाएगा। तो प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारा इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन्ड है। ठीक है, 38 आर्टिकल में। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आर्टिकल पढ़े, वहां ज्यादा सही है। हिंदी वाले हैं हिंदी में डाउनलोड करें, इंग्लिश में करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनफिसाइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में है। 24 में हमारा है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बेगार, है ना, बेगार जो कहते हैं। और 24 में लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, जो बच्चे 14 साल से कम के हैं उनकी आपको एम्प्लॉयमेंट उस बच्चे की फैक्ट्री और माइन में, वो फैक्ट्री और माइन जहां पे कोई हजार्डस एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों होगा 23-24 में। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ये हमारे आर्टिकल 29 में है। प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज बाय मेकिंग अ प्रोविजन दैट एनी सिटीजन, सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपकी क्या हो गई? तो आपको पूछ रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन है, सो 1 and 4, सो आंसर इज सी। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या क्वेश्चन है कि अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा करेक्ट है, सो पूछ रहा है इंडिया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 11 ईयर्स। 21 के ए में क्या ये बोलता है कि अब ये जो हमारी संविधान की आर्टिकल 21 ए है, 86 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये आर्टिकल को ऐड किया गया था। ठीक है, और इस आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए बात किया गया था। ठीक है, 6 से 14। 21 ए में आपको 6 to 14 लिखा हुआ है, तो ये तो आपका गलत हो गया। आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। दूसरा है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। जितनी जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसको संविधान के आर्टिकल 26 में आपको क्या है, एब्सोल्यूट पावर मिला है। ठीक है, पूर्ण शक्ति, है ना, टू मैनेज इट्स ओन, अपनी अफेयर्स जो रिलीजियस मैटर है ना, उसको मैनेज करने के लिए पूरी एब्सोल्यूट पावर मिली है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 26 में है, बिल्कुल है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, है ना, सब्जेक्ट टू पूरी एब्सोल्यूट तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं, है ना, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। क्लियर? तो ये भी गलत हो गया। ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात किया गया है ना। ठीक है, राइट टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल चॉइस लिखा हुआ है, और वहां पे लिखा हुआ है कि ऑल माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो सिर्फ रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे बात किया गया है, वो अपनी
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने चॉइस के। तो बिल्कुल हमारा ये सही आंसर है। ये लास्ट है कि पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू रिट्स विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ इंडिया। ये देखो, पार्लियामेंट एम्पावर नहीं कर सकती है। हमारे संविधान के 32(3) में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन ऑल और एनी ऑफ द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये भी आपको कैन नॉट नहीं है, आपको ये भी गलत हो गया, सो आंसर सी हो गया। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला है आर्टिकल 19(1) में क्या क्या लिखा हुआ है वो पूछ रहा है कि आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? तो 19(1) में 19(1) का ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ आपको डिलीटेड है, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, और जी है। ठीक है, ये है। तो और 19(1) में और 2 में रिस्ट्रिक्शन है। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस आर रिटन इन 19(1)(2). तो ए में लिखा हुआ है क्या है कि ऑल सिटीजन हैव द राइट, क्या राइट है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट्स इन 19(1)(a). बी में क्या है? असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म, बिना आर्म्स के आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये बी में 19(1)(b) में लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी 19(1)(f) में हुआ करता था, बट उसको हटा करके 300(a) में डाला गया है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद आपको सी में लिखा हुआ है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और डी में लिखा हुआ है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना? ठीक है, सी में किसका है? कोऑपरेटिव की बात किया है। ई में क्या है? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, और जी में क्या है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, बट एब्सोल्यूट कोई भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? सो 1, 2 एंड 4 इज द आंसर। क्लियर? ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट, देयर आर सम रिट्स, जिसका कौन सी रिट है जिसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी। तो ये आपको सारी याद रखनी है। हमारे कितनी रिट्स हैं? टोटल 5 रिट्स हैं। कौन कौन रिट्स हैं? वन इज द हैवस कर्पस, इसी का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी। ठीक है, और मैंडामस, मांड है ना, इससे याद रखिए। हैव से आप याद टू मे हैव द बॉडी याद रखिए। मांडमस है ना, मैंडमस, तो इससे मांड याद रखिए, कमांड, वी कमांड, ऐसे आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। देन फिर सर्टियोरी मतलब टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, तो सर्ट से ये याद रख सकते हैं टू बी सर्टिफाइड, तो ऐसे आपको याद रहेगा। को वारंटो है, सो व्हाट इज योर अथॉरिटी, वारंट कौन सी, क्या वारंट है ना, व्हाट इज योर ऑथोरिटी। ठीक है, सो द आंसर ये, और ये पूरी डिटेल आप याद रखेंगे पांचों रिट को। एंड हैवस कर्पस जो है वो आपको इश्यू किया जा सकता है किसी अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट किया जा सकता है, अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, इसके प्राइवेट इंडिविजुअल पे किया जा सकता है ना। और सर्टियोरी किस पे होगा? जुडिशियल और क्वाजुडिशियल बॉडी पे, है ना। देन फिर हैवस कर्पस हो गया आपका, जो आपकी एक प्रोहिबिशन जो है ये भी आपको जुडिशियल और तो ये जो आपकी सर्टियोरी है ना, सर्टियोररी है और प्रोहिबिशन है, ये दोनों आपको किसी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। हैवस कर्पस जो है ना, हैवियस कॉर्पस जो है वो आपको इशू किया जा सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी। इतनी इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए फंडामेंटल राइट। अब आपको पता है कि राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 में करती है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी करती है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, अभी मैंने बताया था आपको कि राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस ये 19(1)(g) आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अभी हम बात किए थे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी आपको फंडामेंटल राइट है। ठीक है, क्या हो गया 23 और 24 में, 23 और 24 में। ये 19(1)(f) में हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी,
जिसको अभी क्या किया गया है, तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया गया और इसको 300A आर्टिकल में ऐड किया गया। ठीक है, तो आपको ये फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट, अभी आज के समय में राइट टू प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है? तो आपको पता है लीगल राइट है क्या? अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, सिर्फ सिटीजन को है। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, फंडामेंटल राइट तो है नहीं। नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल, ना ही फंडामेंटल राइट है और ना ही लीगल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है लीगल राइट है और वो किसी पर्सन के लिए, अगर फॉरेनर्स भी अगर खरीदेंगे तो उनके लिए भी आपको एप्लीकेबल है। ठीक है, तो लीगल राइट है। ठीक है, और ये किसी भी पर्सन के लिए आपको अवेलेबल है। ठीक है, ये 300A में लिखी हुई है, मैंने बात कर ली है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजन्स राइट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। सिटीजन की राइट के बारे में बात कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट द फॉरेनर्स। तो पहले तो आप ये याद रखिए, पहला हम एक्सप्लेन ये देखते हैं ऑप्शन कि फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन, सिर्फ सिटीजन के लिए है। ये एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन है ना, सिर्फ सिटीजन के लिए है, यही गलत हो गया। नॉट पूछ रहा है ना, तो यही आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया। बिकॉज हमें पता है कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि वो हमें सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं है। नॉट फॉर फॉरेनर्स कौन सा है, ये आप याद रखिए। नॉट फॉर फॉरेनर्स कौन सा है, तो फॉरेनर्स के लिए जो नहीं है वो है 15 आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये हो गया, ये आपको आर्टिकल 15 उनके लिए नहीं है। 16 नहीं है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 19 में एसोसिएशन वो नहीं बना सकते हैं, मूवमेंट, रेसिडेंस ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। और इसके बाद आपको याद रखना है 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है। देन फिर एक 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिटीजन के लिए है। ये 5 जो है सिर्फ सिटीजन के लिए है। बाकी जो है 14 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जितनी भी हैं ये आपको सबके लिए है। तो एक्सक्लूसिवली सारी फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए नहीं है। समझ में आया? तो ये आपको समझ में आ गया। अगला क्या है कि ओनली सिटीजन आर एलिजिबल फॉर सर्टेन ऑफिसेज सच एज दोज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सिर्फ सिटीजन जो होगा वो एलिजिबल है, तो बिल्कुल सही है। अब जो सिटीजन है वो बर्थ से भी हो सकता है, नेचुरलाइजेशन से भी हो सकता है प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, क्योंकि यूएस में बाय बर्थ है। क्लियर? तो लेकिन वो सिटीजन तो होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। ओनली सिटीजन हैव द राइट टू वोट फॉर इलेक्शन, बिल्कुल 361 में लिखा हुआ है कि वो सिटीजन जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिया होगा वो वोट दे सकता है। ठीक है, ओनली सिटीजन कैन बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ, बिल्कुल ये भी सही है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, ये आपको पूरी एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और अदर डेंजरस एम्प्लॉयमेंट हैव बीन प्रोहिबिटेड। कौन सी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन की है जिसमें फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड डेंजरस फैक्ट्रीज और अदर डेंजरस एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिट किया गया हुआ है? तो आपको पता होगा कि राइट अगेंस्ट राइट, ये हम लोग बात किए हैं। सारी फंडामेंटल राइट और टीपीएसपी और प्रियम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद होनी चाहिए, है ना। एक्सप्लॉयटेशन, ये 23 और 24 में लिखा हुआ है। 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, और 24 में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो ये कौन सी हो गई? फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। डीपीएसपी में नहीं है, राइट टू इक्वलिटी में नहीं है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी 18 तक आती है, 14 से 18 में आती है। ठीक है, और राइट टू एसोसिएशन आपको 19 में आती है ना। 19 में आपको 19(1) में आपको राइट टू एसोसिएशन की बात की गई है, फॉर्म एसोसिएशन 1C में, है ना, 1C में, 19(1)C में। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। आप अपनी चॉइस से शादी करने का ये कौन सी आर्टिकल में है? ठीक है, ये कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 21 में है, 25 में, 29 में।
अब देखो, आपको ना 29 पता होगा। 29 जो है, आर्टिकल 29 जो है, वो 29 और 30 में राइट कल्चरल की बात, देखिए एक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, एजुकेशनल राइट है। तो यहाँ पे तो ये 29-30 होगा नहीं, जैसे 29 में 29 और 30 तो होना नहीं है। इसके बाद राइट टू, राइट जो 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाई लॉ। आर्टिकल 19 आप फ्रीडम की बात है, राइट टू फ्रीडम की बात ही है। 25 और 28 जो है, 25 से 28 तक जो है, वो आपको बात करती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम कितनी है, 19 से 22 में आपको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है ना। 25 से 28 में क्या है आपको, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और 21 इसी में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि शादी अपने मन से करना है वो है, तो ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट। मैरिज भी एक फंडामेंटल राइट है। सफीन जहां वर्सेज अशोकन ये केस हुई थी, है ना। और अदर्स 2018 में इसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा था, ठीक है। और पुट्टा स्वामी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू मैरी इज अ पर्संस ऑफ वंस पर्संस चॉइस, ठीक है। और दिस इज द इंटीग्रल टू आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू मैरी भी आपको अपनी चॉइस से शादी करना भी आपको राइट टू लाइफ में आएगा, और दिस इज द फंडामेंटल राइट। ये कौन से केस थी, दो केस याद रखना है आपको, सफीन जहां केस और पुट्टा स्वामी केस। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अनटचेबिलिटी किसमें है, आर्टिकल 17 में है। तो आर्टिकल 17 जो होगी, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 में है, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी में आपको आ जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको पता ही है, राइट टू फ्रीडम 19 to 22 में पता ही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आपको पता ही है 32 में, है ना। तो आपको आंसर हो जाएगी 14 to 18, राइट टू इक्वलिटी में आ जाएगा, है ना। 17 नंबर पे है आर्टिकल 17 में, है ना, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ये आपको टोटल ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केएस पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, केएस पुट्टा स्वामी केस में, कि राइट टू प्राइवेसी इज, राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक है। 15 आपको पता ही है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है ना। देन आपको आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है, ठीक है। तो ये पुट्टा स्वामी केस में, केएस पुट्टा स्वामी केस में ये बताया गया था। क्लियर, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कौन सी ऐसी मानी जाती है। अभी तो जो पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो 1951 में, ठीक है, हुआ था। 42वां अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 44वां 1976 में हुआ था, ये 1978 में हुआ था। 86वां जो है तो 2002 में हुआ था, जिसमें 21A जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए, राइट टू एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 6 to 14 के लिए बात किया गया था। देन आपको 21 में ये हो गया। इसके बाद आपको इसी को 45 में पहले हुआ करता था ये, तो 45 में जो 45 हमारा डीपीएसपी है वहाँ पे भी, वहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे। और 51A में एक ड्यूटी भी कर दी गई है, क्लियर, कि पेरेंट्स को जब तक 6 से 14 वर्ष तक एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, 6 to 14। और 45 में लिख दिया कि स्टेट को 6 से कम के उम्र के बच्चे को, है ना, आपको ध्यान देनी है उनको, ठीक है ना। जैसे बाल वाटिका वगैरह जो ओपन की जा रही है, आंगनवाड़ी सिस्टम्स वगैरह खोली जाती है, तो ये 45 में कर दिया गया। 6 से 14 21 में, तो ये 3 जगह चेंज हुई थी 46 में। क्लियर, सॉरी 86 का अमेंडमेंट में। 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो 86 इसका आंसर होगा नहीं कि फंडामेंटल राइट की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को ओवरकम करने के लिए कौन सी लाई गई थी। 44वां राइट टू प्रॉपर्टी वाला है, नॉट इंपॉर्टेंट मच। 42वां जो है सो जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ल्ड ऐड किया गया था, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऐड किया गया था। ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951 में, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई थी। जैसे 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था कि कुछ लॉ को उसमें
जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए उसमें डाला गया था, ठीक है ना। और उसमें बहुत सारी फॉरेन स्टेट की जो पब्लिक ऑर्डर ये सब चीज़ें ऐड की गई थी उसमें, है ना। तो ये आपको फर्स्ट अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो रही थी, तो फर्स्ट अमेंडमेंट में वो सारी चीज़ों को ठीक की गई थी, है ना। समझ में आया। इसके बाद आपको 15(4) में भी ऐड किया गया था कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए, तो वो सारी चीज़ें ऐड की गई थी। तो इसको माना जाता है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में जो प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, फंडामेंटल राइट की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, उसको ओवरकम के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाई गई थी, ठीक है। फोर्स्ड लेबर और बेगार इज अ वायोलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 16 एम्प्लॉयमेंट के लिए है, 17 अनटचेबिलिटी की है, ये राइट टू फ्रीडम के लिए है, और 23 जो है सो आपको वायोलेशन के लिए होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी आर्टिकल का वायलेट करता है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। मतलब अगर मान लीजिए एक लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लॉ के एप्लीकेशन में अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर अगर किसी एग्जीक्यूटिव को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दे दिया जाए। समझ में आया कि कोई ऐसी आपने लेजिस्लेशन बनाई, कोई लेजिस्लेशन ऐसी आपने बनाई, उस लेजिस्लेशन से क्या किया आपने, किसी एग्जीक्यूटिव को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अनकंट्रोल्ड पावर दे दिया, जिसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दिया, मतलब डिस्क्रिशन है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। डिस्क्रिशन मतलब हो गया कि अपने बुद्धि विवेक से, तो वो विवेकाधिकार से। तो वो जो अगर आप ऐसे पावर दे देंगे तो किस आर्टिकल को उल्लंघन हुआ, 14 का हुआ कि 28 का कि 32 का कि 44 का। आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44। अगर आपने पूरी, जैसे 44 में आपको पता है क्या है, यूनिवर्सल सिविल कोड है। 32 में क्या है, राइट और टू रेमेडीज इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एग्रीव्ड सिटीजन। 28 में क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो 28 में हो गया। सो 14 इज टॉकिंग अबाउट द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सब एक हैं। आप किसी को ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं, दैट्स मीन्स यू आर वायोलेटिंग द आर्टिकल 14। समझ में आ रहा है कि आप पावर किसी एग्जीक्यूटिव को हद से ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर जिसके पास अगर ज्यादा हो जाएगा, दैट्स मीन्स वो कुछ भी कर सकता है अपने अनुसार से, तो दैट्स मीन्स यू आर वायलेटिंग द इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने में सब एक है, वो तो आप वायलेट कर रहे हैं। सो द आंसर इज आर्टिकल 14। होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। बाकी हमने बात किया था कि एविडाइसी ने जो 3 बोली थी उसमें 2 इंडिया में है, बाकी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगला है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा आर्टिकल 21 में आ रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द एबव। अब इस स्टेटमेंट के बारे में क्या चीज़ें हैं, अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजन अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 आपको पता है ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ये अनटचेबिलिटी की बात करता है, एंड द डीपीएसपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली। तो राइट टू प्राइवेसी हमने अभी बता दिया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में आता है, तो 14 की बात ही नहीं होगी, 17 की बात ही नहीं होगी, 24 होगी ही नहीं। क्योंकि अभी तो आपने कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 24 में क्या है, राइट अगेंस्ट किस चीज का राइट है, देखो सब भूल गया। अरे चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट जो हैजार्डस वाले में है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, तो 24 होगा नहीं, तो इसको बात हटा देते हैं। सो इट इज अ आर्टिकल 21। के एस पुट्टास्वामी का केस फिर से याद रखो, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के केस जो था 2017 में, उसमें आएगी राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पूरी जजमेंट में एग्जैक्ट ये वर्ड लिखा हुआ है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज ए पार्ट ऑफ द फ्रीडम गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी जजमेंट को उतारा गया है, बट उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट ए एब्सोल्यूट,
कोई भी जितनी भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू ए प्राइवेसी भी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कि देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन। जैसे सारी फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसमें भी फंडामेंटल कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो दैट्स इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है द इशू वेदर सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, 14 एंड 15। 21 समझ गए, 21 आपको पता चल गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 14 राइट टू इक्वलिटी, है ना, और 15 कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है सेक्स, रेस, सेक्स और ओरिजिन पे, ठीक है ना, प्लेस ऑफ ओरिजिन वगैरह पे आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ ओरिजिन ये सब पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। क्लियर, कास्ट रेस सेक्स, है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिसाइडेड इन विच, कौन से केस में ये डिसाइड हुआ था। अब देखो इसमें जो ऑप्शन है उसको, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ श्रेया सिंघल केस के बारे में पता है आपको। श्रेया सिंघल केस जो था 2000 में, जो इन्फॉर्मे आईटी एक्ट का 2000 में एक 66A सेक्शन थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था श्रेया सिंघल केस में। क्लियर, तो कौन से केस में, तो ये तो दूसरा हो गया, आईटी के वाले हो गई। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया था जो बाद में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस करके आई थी। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस विशाखा गाइडलाइन के नाम से फेमस है, ठीक है। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है ये ट्रिपल तलाक का केस है। क्लियर, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, ये जो केस है ये आपको, इसमें आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली जो 2009 की केस हुई थी, 2009 केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था, ये 377 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ही सेड दैट, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 377 जो है सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो दिस इज द आंसर। नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ऑफ द कंट्री और उनकी प्राइवेसी एज इंडिविजुअल की वायलेट करती है। क्लियर, और उन्होंने कहा था कि सेक्शन 377 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि इट वायलेट्स द आर्टिकल 14, 15 एंड 21। समझ में आया? क्लियर, समझ में आया? ठीक है। और लेकिन इतने से आप नहीं समझो, इसके बाद ना सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गई है, नवतेज सिंह जौहर केस, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में इसकी जजमेंट आई है। 5 जज बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी उन्हें यूनानिमसली, है ना, एक साथ एक सहमत से डिक्रिमिनलाइज कॉन्सेक्सुअल सेक्स बिटवीन टू एडल्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड पार्शियली स्ट्रक डाउन द सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी। पार्शियली, समझ में आया? तो नवतेज सिंह जौहर भी इसी रिलेटेड है। क्लियर, ये एक पूरी एक्सप्लेनेशन है आपकी। अगला है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइज द लेजिस्लेचर टू मेक लॉ प्रोवाइडिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन होती क्या है? देखिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल 22 है, ठीक है, 19 से 22 जो आपने पढ़ा है राइट टू फ्रीडम, उसमें आर्टिकल 22 भी है। 22 में जो आपको है कि ये जो है प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल हु आर अरेस्टेड और डिटेन, जिनको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है। तो इसमें दो पार्ट है बेसिकली, एक तो ऑर्डिनरी लॉ जो आप कुछ कर रहे हो तो उसके लिए है, और एक जो है आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, नाउ व्हाट इज द प्रिवेंटिव, एक होती है, किसी ने पूछा भी था मुझसे, व्हाट इज द प्यूनिटिव डिटेंशन, और एक प्रिवेंटिव होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो प्यूनिटिव डिटेंशन वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ किया है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है ना, आपने कोई कमिट कर लिया है, अटेम्प्ट किया है, किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस हो गया, या आपने कोई कमिट कर लिया कुछ भी ऐसा, तो उस समय आपको डिटेंट अगर करते हैं दैट्स अ प्यूनिटिव, आपने कर लिया है। तो प्रिवेंटिव है कि अगर स्टेट को, किसी को लग रहा है ऐसा कि भैया ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करोगे, कोई क्रिमिनल ऑफेंस आप करने वाले हो, तो ऐसी अगर फीलिंग आती है तो आपको डिटेंशन होती है, दैट्स अ प्रिवेंटिव। मतलब आगे कुछ घटना ना हो इसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है, दैट्स अ प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिना ट्रायल के, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि 3 महीने तक ही आप रख सकते हो। अगर 3 महीने से ज्यादा दिन रखना है, ये 22 के 4 में कहती है, सेक्शन 4 में, है ना, आर्टिकल 22 के 4 सेक्शन में क्या कहता है कि अगर 3 महीने तक रख सकते हो, और 3 महीने से अगर ज्यादा रखने हैं तो आपको एडवाइजरी बॉडी की
परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्यों एक्सटेंड करना है उनकी डिटेंशन। और वो एडवाइजरी बॉडी का जो चेयरपर्सन होगा, पर्सन जो होगा एडवाइजरी बॉडी में जो लोग होंगे, वो जज ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट होगा। और एक चीज और याद रखिए कि जो डिटेंटी होगी ना, उसको ग्राउंड ऑफ हिज डिटेंशन, उनको दे आर इंटाइटल्ड, डिटेंटी जो होगा इंटाइटल्ड टू नो द ग्राउंड ऑफ हिज डिटेंशन। देन इसमें एक चीज और है, उसी में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बना सकती है। किस चीज के लिए? अगर कोई डिफेंस वाले में कुछ हो, डिफेंस में कोई ऐसी इशू आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है, या फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड अगर है, या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। क्लियर? तो ये तो आपको पार्लियामेंट करेगा। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिफेंस, और क्या है, लॉ अगर बनाना है तो कौन बना सकता है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये बनाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, समझ में आया? और लेजिस्लेचर क्या बनाएगा? और जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों क्या बना सकता है? मतलब डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की जब बात होगी तो उसमें अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कुछ लॉ बनानी होगी तो पार्लियामेंट बनाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का बात हो, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस इसेंशियल, अगर ये बात हो, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विस इसेंशियल टू द कम्युनिटीज, कुछ इसेंशियल चीज़ों के सप्लाई के बारे में है, उसमें अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर के लिए कुछ लॉ बनाया जा रहा है तो वो आप पार्लियामेंट भी बना सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। समझ में आया? मतलब इस दोनों के लिए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के लिए सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। मतलब पार्लियामेंट 1 2 3 4 5 5 चीज़ों के लिए बना सकता है, स्टेट सिर्फ ये दोनों के लिए बना सकता है। होप आपको समझ में आई होगी। और इसमें पूछ रहा है कि कोई भी लेजिस्लेचर कौन कौन चीज़ें पे लॉ बना सकती हैं। सो इट्स 1 2 3। पब्लिक और हेल्थ और मोरालिटी के आधार पे आपको कभी डिटेंशन नहीं होगा कि भाई डिटेंट कर दिए क्योंकि हेल्थ और मोरालिटी का बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट का खत्म। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द करेंट अफेयर्स। 5 करेंट अफेयर्स हम लोग करेंगे, है ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ प्रिस्क्राइबिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस फॉर अ जॉब इन अ पर्टिकुलर स्टेट। आप देख रहे हो कि हर स्टेट रिजर्वेशन के लिए पर्टिकुलर उसी स्टेट के लोग हो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है कि आवास जो होगा जॉब में फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, रेसिडेंस इज अ क्राइटेरिया फॉर रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है कि नहीं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस रेफर्ड टू एज अ वर्टिकल रिजर्वेशन। सो फर्स्ट आप इसके बाद सेकंड चीज़ आपको जाननी है कि वर्टिकल रिजर्वेशन होता क्या है। देन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, refers to opportunity provided to beneficiary such as women, the transgender community, domicile and individual with disabilities cutting through the vertical category। वर्टिकल कैटेगरी में से काट करके कुछ लोगों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी जाती है। ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा सही है? देखिए, हमारी संविधान में एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो आर्टिकल 16 है। 16 में क्या है कि इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, और स्टेट को प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस पे के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है 16 में। लेकिन आपको अगर इसी में बात करें तो 16(2) में, 16 के जो 2 है उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, देखिए आप 16 के 3 में लिखा हुआ है, 16 के 3 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, मे मेक अ लॉ अगर प्रिस्क्राइबिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस फॉर जॉब इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ये सिर्फ पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में रेसिडेंस को क्राइटेरिया बना देंगे। तो ये 16(3) में लिखा हुआ है और ये नॉट ए स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये तो गलत हो गई आपको। अब क्या है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिजर्वेशन, 2 है। वन इज द वर्टिकल रिजर्वेशन, वन इज द हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट है तो एससी के लिए अलग, एसटी के अलग और ओबीसी के लिए अलग, है ना, और यूआर के लिए अलग, लेट्स से ईडब्ल्यूएस के लिए अलग। तो आप देख रहे हो 10% इनके लिए, 40% इनके लिए, फिर 26% और जो भी है इसकी रिजर्वेशन जो भी है आपकी, है ना, 7 10 जो भी है, ठीक है। तो ये आपकी रिजर्वेशन है। तो दिस इज द वर्टिकल रिजर्वेशन। तो जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिलती है, दैट्स अ वर्टिकल रिजर्वेशन। समझ में आया?
तो वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है कि ये यूआर की 40% है, उसमें आपने कहा है कि 33% यूआर की जितनी है वैकेंट, जितनी रिजर्वेशन है, मतलब 100 में अगर 40 सीट यूआर की है, ठीक है, 10 सीट अगर ईडब्ल्यूएस की है, तो उस 10 ईडब्ल्यूएस में से आप कह रहे हो कि हम 40% हम विमेन को देंगे या 50% विमेन देंगे, मतलब 5 यूआर की विमेन और 5 जो है सो, दिस इज द हॉरिजेंटल। समझ में आया? हॉरिजेंटल रिवर्स दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू अदर कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरी सच एज विमेन, ट्रांसजेंडर, और उसी में डोमिसाइल वाले का कर सकते हो कि वर्टिकल कैटेगरी में से काट करके आप रिजर्वेशन दे रहे हो। समझ में आया? सो द आंसर इज 2 and 3, ये दोनों सही है। समझ में आया? होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि राइट टू बी फॉरगॉटन, ये बहुत न्यूज में रहती है, रिजर्वेशन की तरह राइट टू बी फॉरगॉटन भी न्यूज में था। और तो क्या है ये? द राइट टू बी फॉरगेटन इज द राइट टू रिमूव और एज कंटेंट ऑन द इंटरनेट सो दैट इट्स नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक एट अ लार्ज। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो जब था जरूरत तो था, है ना, अब वो जरूरत नहीं है, तो आप चाहते हो कि वो जो हमारी डेटाबेस है, कोई सर्च इंजन है, गूगल है, वहां से वेबसाइट से उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हटा दिया जाए जो पब्लिकली अवेलेबल है उसको, सो दैट कि कोई और एक्सेस नहीं कर पाए। दैट्स अ राइट टू बी फॉरगेटन। तो ये बिल्कुल सही है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, हम नहीं चाह रहे हैं कि अब वहाँ पर रहे, तो आप हटा सकते हैं। दूसरा है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 एक्सप्लिसिटली मेंशन अबाउट दिस राइट। तो इंडिया में कोई ऐसा रूल्स ही नहीं है अभी तक, करेंटली देयर इज नो लॉ दैट स्पेसिफिकली प्रोवाइड द राइट टू बी फॉरगेटन। ठीक है, ऐसा कोई रूल्स लॉ नहीं है। ठीक है, आईटी रूल्स में ये जरूर लिखा हुआ है कि आप कंप्लेन कर सकते हो, बट ये नहीं है इसमें कि आपको इसका एक्सप्लिसिटली मेंशन है। अगला है कि द राइट टू बी फॉरगेटन इज एन इंडियन इनोवेशन। ये ऐसा नहीं है, इंडियन इनोवेशन नहीं है। हमारी सेक्शन आईटी जो एक्ट है, आईटी एक्ट जिसकी 66A की हम बात किए थे श्रेया सिंगल केस में, आईटी एक्ट 2000 जो है, वहाँ पे एक सेक्शन 43A है। उस 43 में ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो पर्सनल डाटा है उससे आपको कोई दिक्कत होती है, आपकी कोई लॉस होती है, या किसी को उससे गलत रूप से फायदा होता है, तो आपको अफेक्टेड पर्सन को डैमेज देनी है, ये लिखी हुई है। समझ में आया? तो आईटी एक्ट में भी नहीं लिखा हुआ है। और ये राइट टू बी फॉरगेटन जो है इंडियन इनोवेशन नहीं है। कैसे नहीं है? आपको ये एक गूगल स्पेन केस हुआ था, गूगल स्पेन केस के नाम से है, वहां पे यूरोपियन यूनियन में, है ना, 2014 में एक डिसीजन आया था, वहां पे राइट टू बी फॉरगेटन कॉन्सेप्ट था। समझ में आया? तो ये इंडिया के ओरिजिन नहीं है। सो आंसर ओनली 1। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। ये भी बहुत न्यूज में चलती रहती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को कॉन्सेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट सिरूर मट्टर केस जो 1954 में आया था उसमें दिया था। अब सिरूर मुट्ट केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट? द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द टर्म रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस इंटीग्रल टू रिलीजन। बोला कि धर्म का मतलब ये है, द मीनिंग ऑफ रिलीजन इज दैट कि उस रिलीजन में जितनी भी रिचुअल्स होती है, जितनी भी रिचुअल्स होती है, जो भी कस्टम है, जो प्रथा है, जो प्रैक्टिसेज हैं, वो भी उस रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है। और जो नॉन इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसेंशियल कौन है और नॉन इसेंशियल कौन है। दैट्स मीन्स कि रिलीजन का इसेंशियल पार्ट कौन है और नॉन इसेंशियल पार्ट का भी। जब भी रिलीजन की क्वेश्चन आएगी तो देखेगा कि इज दिस अ इसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन और नॉट। आप कहोगे कि हमारे रिलीजन में ये चीज होता है, हम ये करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो आप ये कर रहे हो ये आपकी रिलीजन की इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं, इसेंशियल है कि नहीं। दैट्स अ डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी। आंसर दोनों सही है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत न्यूज में है, तो यूसीसी तो आपको पता ही रखना है। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर। बिल्कुल सारे रिलीजियस कम्युनिटी के लिए एक लॉ होगा उसके पर्सनल मैटर्स में, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन। ठीक है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द स्टेट बाय ए सुटेबल लेजिस्लेचर सिक्योर यूसीसी फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 44 में यूसीसी के बारे में लिखा हुआ है, बट उसमें लिखा हुआ है स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर। ये नहीं लिखा हुआ है सुटेबल लेजिस्लेशन से, तो वर्डिंग पे क्वेश्चन है। तो स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर यूसीसी फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो सुटेबल लेजिस्लेशन वर्ड उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया।
ठीक है। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट लोकल कस्टम इन स्टेट। कुछ स्टेट हैं जहां पे लोकल कस्टम को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करती है। अब आप समझिए इसमें कि जैसे सारे हिंदू जो हैं, ऑल हिंदूज ऑफ द कंट्री आर नॉट गवर्न बाई एनी लॉ। एक ही लॉ से सारे कवर्ड नहीं है। ना ही सारे मुस्लिम एक ही लॉ से हैं, ना ही क्रिश्चियन सारे एक लॉ से हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो 200 ट्राइब्स हैं और सबकी अपनी कस्टमरी लॉज है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो खुद उसकी प्रोटेक्ट करती हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी कौन सी स्टेट में है? सिर्फ स्टेट में अगर बात करें तो गोवा में है, जहां पे सारी एक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी केसेस में रिकमेंड किया है कि यूसीसी होनी चाहिए। उसमें साहबानो केस है, साहबानो केस 1985, 1995 में सरला मुदगल केस, याद रखें आप। देन पोलो कॉटिन्हो, पोलो कॉटिन्हो, ठीक है, ये केस है 2019 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूसीसी होनी चाहिए। सो डी आंसर दोनों ये सही है, ये गलत है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि सब्सटांसिव इक्वलिटी अडॉप्टेड बाय सम कंट्रीज। कुछ कंट्री सब्सटांटिव इक्वलिटी को करता है। तो व्हाट इज द सब्सटांटिव इक्वलिटी? ठीक है, देखो ये जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज पीपल इन सोसाइटी, ये सिंपल सी बात है इसमें। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज ग्रुपिंग। अब देयर आर सम फॉर्मल इक्वलिटी होती है और सब्सटांटिव इक्वलिटी होती है। ठीक है, यहां पे जो सब्सटांटिव इक्वलिटी होती है उसमें क्या होता है कि हर एवरीवन को एक जैसा नहीं ट्रीट किया जा सकता है। डिफरेंस जैसे सी इनइक्वलिटीज है, मतलब आउटकम सही हो इस काम से। जैसे मैंने आपको कल एक डायग्राम दिखाया था, एक मैच देख रहा है, तो वो सब्सटांटिव इक्वलिटी उसमें भी है कि मान लीजिए कि अगर किसी को, जिसको जितनी जरूरत है एक जैसा इक्वल, देखो दे आर टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी ऑफ आउटकम। इक्वलिटी ऑफ आउटकम, इक्वलिटी ऑफ आउटकम क्या है कि सबको मैच देखनी थी। आप कल की डायग्राम याद कीजिए, सबको मैच देखनी है। तो कोई अगर छोटा है, जिसकी मान लीजिए कि उसको वो खड़ा हो रहा है, वहां से मैच उसको दिख रहा है, तो उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। और कोई छोटा है, कोई अगर थोड़ा छोटा है, तो उसको थोड़ा बड़ा अगर स्टूल आप टेबल दे दोगे तो वो देख लेगा। तो आपका आउटकम क्या है कि सबको मैच देखनी है ना। तो इसको आपको नहीं देना है कुछ, बट ये इस पर्सन को और इस पर्सन को, ये तीनों को मैच दिखाना है, तो ये आराम से देख पा रहा है मैच। अब इसको क्या है, इसको लिए थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, मतलब इसको बढ़ाने के लिए, इसको यहां लाने के लिए इतनी बड़ी टेबल पे बिठाना पड़ेगा, लेकिन इसको इतनी बड़ी टेबल देनी होगी। सो दैट्स अ इक्वलिटी, क्योंकि सबको मैच दिखानी है, तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम होनी चाहिए। दिस इज द सब्सटेंटिव इक्वलिटी। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेटरी तो हुआ ना, इसको कुछ नहीं मिला, इसको ये मिला और इसको इतना मिला। और जो फॉर्मल इक्वलिटी होती है उसमें सब इक्वल है। होप आपको समझ में आया, जस्ट वर्डिंग का चेंज है, नथिंग एल्स। तो सब्सटेंटिव इक्वलिटी न्यूज में था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, ये आपका ये हो गया आपको। नाउ विल स्टार्ट द मैथमेटिक्स पोर्शन, ठीक है। सी सेट का हम लोग देखते हैं। नाउ सी सेट में जो नंबर सिस्टम कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का एक और एस्पेक्ट देखते हैं। कल हम लोग कुछ एक ही क्वेश्चन देखे थे, है ना। आज हम लोग कुछ और एस्पेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विथ 1 एंड यूजेस 3089 डिजिट्स इन ऑल, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि जो पेज पे प्रिंट होता है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो एक डिजिट वाला होगा। उसके बाद जब 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो 9 डिजिट हो गया। अब ये 10 और 11 डिजिट, 12 13, मतलब ये दो दो डिजिट वाले होंगे। मतलब 99 तक तो दो दो डिजिट वाले होंगे। फिर आपको 100 से 999 तक 3 डिजिट वाले होंगे। तो इसमें अगर बात करो तो 3 डिजिट है, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द कि डिजिट की बात करें, 3089 डिजिट्स, 3 डिजिट 3089 नंबर नहीं, 3089 डिजिट। क्लियर? तो ये पूछ रहे हैं कि उस बुक में कितने पेज होंगे। चलिए ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसमें, तो ये मान लीजिए कि 1 डिजिट, ये 1 डिजिट वाले जो हैं वो कितने नंबर होंगे, 9 नंबर होंगे 1 डिजिट वाले। अब इसमें क्या है, 2 डिजिट वाले कितने, 10 से 99 तक कितने नंबर होंगे, 90 टोटल नंबर होंगे। और सब में 2 डिजिट है, तो 180 ऐसे नंबर हो जाएंगे। और 100 से 999 वाले कितने हो जाएंगे, टोटल 900 नंबर, 900 होंगे, है ना। 100 से 900 पेज होंगे, और हर में 3
डिजिट है ना, 900 में 3 डिजिट, 901 में 3 डिजिट, तो कितना हो जाएगा, इट्स अ 2700। तो अगर हम लोग एक डिजिट से 3 डिजिट तक उसमें देखेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 9 प्लस 180 प्लस 2700, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना नंबर है, 3089। तो हम लोग देख लेंगे कि 4 डिजिट वाले कितने आएंगे, यहां से पता चल जाएगा। तो ये हमारा जो सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको आता है 200। मतलब 200 का मतलब क्या हो गया कि 4 डिजिट वाले 50 और पेज होंगे, 4 डिजिट वाले 50 पेज होंगे। तो अब हमारी जो पेज की बात करें तो पहला पेज क्या, टोटल पेज कितनी हो जाएगी, 1 से लेके 999 तक कितनी पेज हो गई, 1 से लेकर के 9 पेज प्लस एक डिजिट का, 2 डिजिट का 90 पेज और 3 डिजिट का 900 पेज। और 4 डिजिट वाले कितने पेज होंगे, 50, क्योंकि 3 डिजिट तक हमारा इतना पेज आया। क्लियर, एक डिजिट के 9, 2 डिजिट के 180 होंगे, है ना, 2 डिजिट के 90 होंगे, 3 डिजिट के 900 होंगे, तो 9, 90 और 4 डिजिट वाले कितने होंगे, 50। अगर आप इसको ऐड करते हो तो द आंसर इज 1049। समझ में आया, यह आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट व्हिच पेज आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज। एक से एक पेज कोई बुक में स्टार्ट हो रहा है, बीच में एक पेज जो है सो फटा हुआ है, ठीक है। क्लियर, द सम ऑफ द नंबर ऑन द रिमेनिंग पेज, और बाकी जो पेज है उसकी जो सम है वो 195 है। तो जो पेज को फाड़ा गया है उसमें कौन से नंबर थे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि जो सम ऑफ ऐड होता है, जैसे 1, 2, 3 ऐसे अगर सम की बात किया है ना, द सम ऑफ द नंबर, तो ये फॉर्मूला पता होगा कि एन टर्म का अगर योग निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। क्लियर, तो अब अगर मान लीजिए कि इसमें 195 हमारा सम है ना, जैसे पहले पेज में 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 195। तो अब हमारा क्या होगा कि कोई भी जो नंबर होगा, जैसे 195 और जो पेज फाड़ा उसका मान लीजिए कि एक्स कोई नंबर है, कोई भी नंबर होगा, है ना, 2 डिजिट का नंबर होगा तो कोई भी एक्स या 1 डिजिट का होगा, तो एक हम लोग एक्स लिखते हैं। और ये टोटल हमको कितना हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2, टोटल सम ये होगा हमारा। समझ में आएगा कि एक पेज जो पढ़ा है उसका मान लेते हैं कि पेज नंबर एक्स होगा, और ये दोनों को जोड़ने के बाद टोटल जितने पेज होंगे उसकी समेशन के बराबर होगी। नाउ टोटल पेज कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मानते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक पेज है, टोटल 20 पेज है उसमें, लेट अस एज्यूम। तो 20 पेज है तो इसका सम कितना हो जाएगा, 20 इंटू 21 एन इंटू एन प्लस 1/2, तो ये 210 हो जाएंगे। तो सम 210, लेकिन आपके पास कितना है, 195 है, ठीक है, रिमेनिंग पेज का 195 है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि 1 से लेकर के हम 19 तक का सम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 19 इंटू 20/2, ये 190 हो जाएगा। तो ये तो 195 से कम ही है, तो इसका मतलब पेज तो होगा भाई 20 ही होगा। अब 20 ही पेज होगा तो 195 में कितना ऐड करेंगे, 210 होगा। तो 195 में अगर आप ऐड करते हैं 15 तो आपका हो जाता है क्या, 210। इसका मतलब सम जो होगा, जो पेज फटा हुआ है उसका सम जो होगा वो 15 होगा, ठीक है। तो पेज कौन सा फटा, देखो अगर कोई भी पेज फाड़ोगे तो एक पेज में इधर 1 और इधर 2 रहता है, तो 2 पेज होंगे ना उसके साथ साथ, एक पेज पूरा फाड़ा तो 5 और 6 का समेशन कितना है, 11, 7, 8 का कितना है, 15, 9, 10 का कितना है, 19 और 11, 12 का कितना है, 23। सो दिस इज द 7, 8, 15 आंसर हो जाएगा। आप इसको सिंपल सा देखना था, क्योंकि मान लीजिए 20 पेज होगा। अब आपके मन में आएगा वाई आई एम थिंकिंग कि 20, हमारी जो समेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने ये सोचा है कि इसमें कितना हो सकता है ना, 195 के आसपास ही होगा ना। 195 प्लस 11 होता, चाहे 195 प्लस 15 होता, या 195 प्लस 19 होता, या 195 प्लस 23 होता, तो उसमें भी आप इसको, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द वे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेज इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। अब देखो सिंपल इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो पेजेज वाले क्वेश्चन जितने भी पूछे हुए हैं वो मैंने एक जगह कर दिया। तो अब अगर आपसे पूछेगा पेजेज वाले क्वेश्चन तो आप बना सकते हो। नाउ सी कि नंबर ऑफ पेजेज कितनी है, नंबर ऑफ पेजेज हैं 150, और उसमें पूछ रहा है टोटल डिजिट कितनी होगी, नंबर ऑफ डिजिट। तो इस टाइप से 3 तरह की क्वेश्चन आपको मैंने बता दी, एक फाड़ दिया बीच में से, तो एक आपको डिजिट दी हुई है और एक पेज दी हुई है, डिजिट निकालनी है। सो नंबर ऑफ पेजेज 150 है, तो पहला से 9वां पेज जो होगा उसमें कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट, क्योंकि सब में एक एक डिजिट होगा। फिर 10 से 99 तक का जो पेज होगा उसमें क्या होगा, 90 ऐसे पेज होंगे जिसमें 2 डिजिट होंगे, मतलब टोटल 180 डिजिट हो जाएगा। और 100 से लेके, चूंकि 150 तक ही है, तो ये 50, 51, 100 से लेके 150 तक 51 ऐसे नंबर होंगे जिसमें
3 डिजिट होंगे, 100, 101, 102, देख रहे हो ना, 100 में 3 डिजिट, 101 में 3 डिजिट, 102 में 3 डिजिट, है ना। तो ये आपको जो हो जाएगा 153 हो जाएगा। तो टोटल अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो आपको आता है 342। सो द आंसर इज, इसका जो हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 342 हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 153, इस सबको सम कर दो, ठीक है, तो आंसर इज 342। क्लियर? ठीक है, तो ये जो पेजेस वाले क्वेश्चन है, एक इस टाइप की क्वेश्चन आती है कि आपके पास 1840 रुपया है और आपको 1840 रुपये किसी को देने हैं, सो यू हैव टू पे 1840 रुपीज एंड यू हैव अ डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज नोट्स है। मतलब आपके पास जो नोट्स है 50 रुपये के नोट्स हैं, देन फिर आपको 20 रुपये के नोट्स हैं और 10 रुपये के नोट्स हैं, और टोटल आपको जो नोट्स हैं वो 50 नोट्स हैं। टोटल नोट्स आपके पास कितनी है, 50। तो आपसे पूछ रहा है कुछ कौन सी सही है। नाउ सी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो लेट्स सी। अब इसमें क्या है ना कि आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि विच आर पूछा है क्या है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। सो 25 नोट, जो अब इसमें आपके पास टोटल कितने नोट हैं, 50 नोट है, तो ये भी याद रखने हैं, 50 नोट ही हमें यूज करने हैं और 1840 इसको पूरे करने हैं। तो अगर 25 नोट जो है 50 रुपये के हैं, इसका मतलब 25 नोट्स अगर आपके बोल रहे हैं कि 50 के 25 नोट यूज किए, मतलब आप 1250 रुपया तो ऐसे ही यूज कर लिए, है ना, 1250 रुपये यूज कर लिए। अब आपको 1840 पूरे करने हैं, इसका मतलब 590 रुपये और चाहिए। समझ में आया, 590 रुपये आपको और चाहिए। अब उस 590 को पुराने के लिए आपके पास दो डिनोमिनेशन है, एक 20 रुपये की है, एक 10 रुपये की है। अगर 20 रुपये की आपने 25 तो नोट पहले यूज कर लिए, तो आपके पास अब नोट कितने बचे हुए हैं, 590 रुपये और 25 नोट्स और आप यूज कर सकते हैं। तो अगर 25 के 25 नोट्स अगर 20 रुपये का आपने यूज कर लिया, तब भी आपको 500 रुपये ही पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो 500 रुपये अगर इसमें ऐड भी कर दोगे तो 590 हमको लाना है, 500 रुपये पूरे हो रहे हैं, तो ऐसा तो होगा ही नहीं, 1840 तो पूरा होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है कि अगर 35 नोट 20 रुपये का दे रहा है, मतलब 35 नोट 20 रुपये का दे रहा है, तो 700 रुपये तो आपके पास हो गए, है ना, पहले ही। अब आपके पास नोट बचे 15 और आपको पैसे कितने लाने हैं, 1840, मतलब 1140 रुपये अभी और चाहिए। तो 1140 है, तो अगर 15 के 15 नोट्स अगर 50 के रख लोगे तब भी 750 रुपये होंगे, है ना, तो तब भी आपको 750 होंगे, फिर भी आपको 1140 पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गया। अब 20 नोट अगर 10 के देंगे, 20 नोट 10 के देंगे तो कितने रुपए होंगे, 200 रुपये। आपके पास 20 नोट चले गए हैं, अब आपके पास बचे 30 नोट। अब इस 30 नोट में अगर इस 30 के 30 50 के भी नोट रखोगे तो ये 1500 आएगा, और ये 1500 रुपया और प्लस 200 रुपये, टोटल 1700 रुपये ही होंगे। तो 1840 किसी भी कंडीशन में नहीं पूरा हो रहा है, जो कंडीशन आपकी दी हुई है स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट नहीं है, तीनों में से तीनों सही नहीं है। होप आपको समझ में आया होगा। ये डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है, ये 2023 का क्वेश्चन है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम आपके पास में सिल्वर कॉइन है, और आपसे पूछ रहा है ये। अब देख लीजिए, जो आप अगर पहले इस क्वेश्चन को बनाए होते पहले, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता 2023 का। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग PYQs। अब इसमें क्या है कि आपको खरीदने कितनी है, 78 ग्राम की कॉइन खरीदनी है, तो एक आदमी को 7 कॉइन खरीदनी पड़ेगी, कोई भी 7 कॉइन खरीदनी पड़ेगी। तो 78 इसको यूज करके आप 78 कैसे ला सकते हैं, ठीक है, समझ में। या क्या 78 ग्राम को 7 कॉइन्स के कम में भी किया जाता है, मतलब 7 कॉइन कोई भी 7 यूज करके, है ना, आप जो है 78 ग्राम पूरा करना है। तो आपको देखना है कि कैसे पूरा हो सकता है ये। सो लेट्स सी। तो अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो खरीदना अगर हमें 7 कॉइन, तो आप ये समझिए कि हम ऐसा करते हैं कि एक 50 ग्राम का कॉइन खरीद लेते हैं। हमारे पास 50 ग्राम की भी कॉइन है, तो एक 50 ग्राम का खरीद लेते हैं, और एक काम करते हैं, हमें 78 लाना है, 2 10 ग्राम का खरीद लेते हैं। तो 2 10 ग्राम का अगर खरीदेंगे तो 20 ग्राम हो गया, 70 ग्राम हो गया। अब हमें चाहिए क्या, 8 ग्राम। तो एक कॉइन हमारा यूज हो गया, 2 कॉइन यूज हो गया, तो 3 कॉइन यूज हो गया। अब हमारे पास बचा 4 कॉइन, है ना। तो 2 ग्राम के 4 अगर हम लोग खरीद लेते हैं, तो 2 ग्राम के 8 ग्राम हो गया। मतलब हमारा 78 ग्राम में एक 50 ग्राम का, 2 जो है सो 10 ग्राम का, और 4 जो है 2 ग्राम का खरीदेंगे, तो 4 2 6 1 7 कॉइन में आपको 7 कॉइन खरीद करके 78 ग्राम हो जाएगा, कम से कम 7 कॉइन। तो ये बिल्कुल आपका सही है।
अब हमको वेट करना है 78 ग्राम। अब वेट करना है, देखिए दोनों को एक ही जगह पूछ दिया, तो वेट करना है 78 ग्राम वेट करना है, तो कम से कम मतलब 7 कॉइन से कम में क्या वेट कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आपको 78 ग्राम वेट करना है, तो आप कैसे वेट कर सकते हो इसमें, देखिए अब मान लीजिए कि 78 ग्राम को हमको वेट करना है, तो उसके लिए क्या 7 कॉइन से कम में टू वे 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन। 7 कॉइन से कम भी हो सकता है अगर हमें वेट करना होगा। तो खरीदने हैं 7 कॉइन तो हमने कम से कम 7 है, लेकिन अगर वेट करने हैं तो कैसे हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि हमारा 80 ग्राम एक तराजू के एक साइड पे आप रखें, एक साइड पे आप 80 ग्राम रख रहे हो और एक साइड पे अगर 2 ग्राम रख रहे हो, तो आप 78 ग्राम आप वेट कर सकते हो। तो ये जो है सो ओवरऑल तो इससे 78 ग्राम ही होगा। नाउ 80 ग्राम आप कैसे खरीद सकते हो, 50 ग्राम का ले लिया, वेट करनी है आपको, समझे। तो 50 ग्राम का एक ले लिया, 25 ग्राम का एक ले लिया, 50 25 75 और 5 ग्राम का एक और एक 2 ग्राम का, तो इसको यूज करके आप 78 ग्राम वेट कर सकते हो। मतलब क्या करोगे, 50 25 75 और 80 ग्राम हो गया और एक तरफ तराजू पे 2 ग्राम रख दोगे, तो ऐसे ही आपको 78 ग्राम हो जाएगा। तो ये वेट करना है और ये जो है सो कि खरीदना है, तो दोनों आपका सही है ना। दोनों में अंतर था, ये वेट करनी थी कि 7 कॉइन से कम का यूज करके, इसी डिनोमिनेशन के कॉइन को यूज करके आपको 78 ग्राम वेट करना था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब क्या है कि आपकी जो सॉल्व आप लोग करते नहीं हो, 2 लोग बस सॉल्व करके भेजा है ना। ऊर्जा ने और नीलू ने भेजा है, बाकी लोगों ने ट्राई भी नहीं किया है डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू, तो फिर देने का क्या सेंस बनता है। आप इसको सॉल्व करो, तभी अगर सॉल्यूशन बताएंगे तो बेनिफिट होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपको, वही आपका सेम क्वेश्चन है, मतलब जो जैसा हमने कराया है उस टाइप की क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करोगे। देन आपको ये एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, उसको आप बताएंगे क्या आंसर है, और एक आपको जो सब्जेक्ट चल रही है, जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीनों आप सॉल्व करोगे। डे 1 में जो हमने आपको कराई थी, डे 1 में जो डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू दिया था, उसकी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। डे 1 में एक क्वेश्चन ये था कि अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रेन इज सिटिंग इन अ रो फॉर अ ग्रुप फोटो सेशन, ठीक है। टोटल 630 चिल्ड्रेन है और वो रो में बैठते हैं फोटो सेशन के लिए। हर रो में 3 चिल्ड्रेन लेस देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब अगर पहला रो में x लोग है, ठीक है, तो ईच रो कंटेन्स 3 लेस देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने जो है उससे 3 कम है। मतलब यहाँ पे x माइनस 3, फिर इसमें x माइनस 6, फिर इसमें x माइनस 9, ऐसे करते करते तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, कितने रो की बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऑप्शन से बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा 3 रो होगा, तो एक रो में x लोग, दूसरे रो में x माइनस 3 लोग और तीसरे में x माइनस 6 लोग होंगे, और ये टोटल की सम 630 होनी चाहिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3x इज इक्वल टू 639, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 213, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है कि 3 ही लोग होंगे, 203 लोग होंगे, तो ये बिल्कुल सही पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि अगर 4 लोग होंगे तो x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 9, अगर इसको अगर 630 अगर टोटल सम करें तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 648 हो जाएगा, 648। तो एन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट्स 162। मतलब ये भी पॉसिबल है कि एक रो में 162 होगा, तो ऐसे करके भी बनाया कर सकते हैं। अगर 5 रो होगा तब भी पॉसिबल होगा कि नहीं, सो देख लेते हैं। तो x माइनस 9 और x माइनस 12, मतलब पहले रो में x लोग, फिर x माइनस 3, x माइनस 6, फिर x माइनस 9, और अगर ये 630 लोग हैं तो 5x इज इक्वल टू आपके 660 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 5 1 जा 5, ठीक है। सो इट्स अ 152, ठीक है, 132, ठीक है। सो इट्स अ 132, तो ये ठीक है। अगर हम 6 रो होगा तो x पहले रो में, दूसरे में x माइनस 3, तीसरे में x माइनस 6, चौथे में x माइनस 9, पाँचवें में x माइनस 12, छठे में x माइनस 15, और ये इज इक्वल टू होगा हमारा 630। टोटल तो हमारे 630 बच्चे हैं, तो ये टोटल अगर सम करते हैं तो 6x इज इक्वल टू आता है हमारा 675। तो 675 अगर आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट्स 112.5। तो इज इट पॉसिबल कि एक पहले रो में एक सारे 112.5 लोग रहेंगे। तो पूछ रहा है कि कौन से रो नंबर, मतलब 3 रो में बैठा सकते हैं 630 लोगों को, 4 लोगों में बिठा सकते हैं, 3 लोगों में बिठा सकते हैं 213, फिर 210, फिर 207 लोगों को बिठा करके 162 है ना, 159, 156 बैठा सकते हैं।
बट इट इज नॉट अ पॉसिबल कि 6 लोग 6 बैठाएं। 6 बिठाएंगे तो एक रो में 112.5 को बिठाना पड़ेगा, तो नॉट पॉसिबल में ये आंसर होगा डी, तो पहला का डी होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। तो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड जो है वो आपको एक पोर्टल है ना, पोर्टल है जहाँ पे डाटाबेस है, जितनी भी ऑर्डर है, जजमेंट है, केस डिटेल है, टोटल 18,735 डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा के। ठीक है, तो इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड या डाटाबेस ऑफ ऑर्डर्स, जजमेंट एंड केस डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, देखो अब इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ओनली डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का नहीं है, ये डाटाबेस है डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट भी है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका पार्ट हो गया है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपको नॉट पार्ट, ये भी गलत हो गया। अब द जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है फेज 2 ई कोर्ट में, कल हम लोग ई कोर्ट पे डिस्कस किए थे, तो वो उसके पार्ट है, ई कोर्ट के पार्ट में है। और जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एम्स टू मैनेज एंड रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेज, तो इट्स अ मॉनिटरिंग टूल टू आइडेंटिफाई, मैनेज एंड रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ द केसेज। तो ये दोनों सही है, सो ओनली 2 इज राइट। ये सही है, बट इसमें हाई कोर्ट भी अब है और सुप्रीम कोर्ट भी अब ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला ये क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कल हम लोगों ने इतनी बात की थी, वेन एवर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेट एट द एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाई द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप समझो इस बात को, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी दो फंक्शन थी। एक फंक्शन एज अ कंस्टिट्यूशन मेकिंग, है ना, एक कंस्टिट्यूशन मेकिंग का काम था उनका, और एक एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना, ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जब असेंबली कंस्टिट्यूएंट बॉडी के लिए की तरह मीट करती थी, जब एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनती थी, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी करती थी मीट, तो कौन करते थे? जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर। ठीक है, तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं, ये जीबी मावलंकर के द्वारा प्रेसाइड किए जाते थे। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग इन 1947। ये आपका गलत है, कल मैंने आपको बताया था कि अडॉप्ट कब किया था नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये गलत हो गया, सो ओनली 1 राइट। ये तीनों आपका आंसर है। कौन कौन हुआ? डी, बी, ए। अब आप देख लेना कितने लोगों ने डी, बी, ए लिखा है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, टुडेज क्लास, डे 2। ठीक है, द कोट क्या है, कोट ऑफ द डे क्या है? इट डजेंट मैटर वट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स वट यू आर डूइंग। दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो वही मैटर करता है। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल, एंड डेली का डेली आप बैकलॉग मत रखो, हर दिन का हर दिन कंप्लीट करो। एंड थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स इन डे 1 क्लास। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।